हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सीपी स्टडी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहा हूँ। अगर आप टेंथ में हैं, अगर आप टेंथ क्लास में हैं, जी हाँ दोस्तों, टेंथ क्लास 2022 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट भी आई है। चलिए आज मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा कविता का भाव स्पष्ट करें। यानी कि भाव स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले बोला जाएगा तो आपको इस तरह से लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश गुरु नानक द्वारा रचित प्रथम पद से उद्दीत है। इसमें कवि जप नाम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जिसने जन्म लेकर राम की कीर्तन नहीं की उसका जीवन निरर्थक है। यानी कहा जा रहा है कि इस युग में जो राम का भजन नहीं करते वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। उनका जीवन जो है व्यर्थ है, जीना ही व्यर्थ है। इसीलिए राम नाम का कीर्तन करना बहुत ही ज़रूरी है। ये हम नहीं, लेखक गुरु नानक के द्वारा कहा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। जिस व्यक्ति का खान पान रहन सहन आदि विष से परिपूर्ण होता है वह निरुद्देश्य से भटकता रहता है। जो राम नाम के महत्व की अवहेलना कर शास्त्र पुराणों की चर्चा करने तथा त्रिकाल संध्या में मस्त हो जाता है, वैसे व्यक्ति बिना गुरु की वाणी या राम नाम के बिना इस सांसारिक माया मोह में उलझ कर रह जाता है। मतलब कवि के कहने का मतलब है जो इस युग में पैदा हुए अगर वो राम नाम का भजन नहीं करते हैं तो उसका खान पान रहन सहन जीवन का सभी उलझने पड़ती ही रहती है, बेकार में चली जाती है। जो खान पान होता है वो एक विष के समान हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं कवि क्या कहते हैं। इसमें भी ब्रह्मांडम की आलोचना करते हुए कहते हैं कि जटा बढ़ाकर भस्म लगाकर तीर्थाटन करने से लोगों को आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब कभी कहते हैं कि जो दिखावटें होती है, जैसे कि आजकल साधु संत लोग जो दिखावा करते हैं, बड़े बड़े टीके लगा लेते हैं, भस्म की चंदन ये सब जो करते हैं, बाल बढ़ा लेते हैं, ये सब जो दिखावे की है। बस आपको अगर मन से शांति चाहिए तो राम नाम का जाप से ही आपको मन की शांति हो सकती है। चलिए कवि का कहना है कि गुरु कृपा और राम नाम ही जीवन की सार्थक है। राम नाम के स्मरण से ही सांसारिक माया मोह से मुक्ति मिल सकती है। यानी कहने का मतलब है कि जो दिखावटें हैं वो सब ना करके भी सिर्फ आप राम नाम का जाप करके भी अपने जीवन को शांति व्यतीत कर सकते हैं। कवि के कहने का यही मतलब था। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है, आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार करें। कहने का मतलब है आज उपासना के विविध रूप प्रचलित है। घरों में पूजा प्रवचन श्रवण, धार्मिक त्योहारों में सम्मिलित होना, तीर्थ स्थलों में भ्रमण इत्यादि उपासना के रूप अपनाए जा रहे हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार के साथ धार्मिक भ्रष्टाचार के भी समाचार मिल रहे हैं। मनुष्य जो है गला घोंट आर्थिक प्रतियोगिता की चपेट में झुलस रहा है। जीवन में शांति का स्थान तनाव ने ले लिया है। सात्विक की जगह तामसीन भोजन लोग कर रहे हैं। सोमरस की दुकान पर भीड़ लग रही है। मटे का सेवन कोई नहीं कर रहा है। अतः इस युग में गुरु नानक के संदेशों की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। राम नाम लेकर ईश्वरित्व की प्राप्ति करनी चाहिए। मीठी वाणी बोलनी चाहिए। गुरु के शब्दों का अनुसरण करना चाहिए। दंड कमंडल चोटी गुथियाना धोती तीर्थ का झूठा भ्रमण नहीं करना चाहिए। राम नाम के बिना शांति नहीं मिलने वाली। हरि नाम लेने वाला ही संसार से पार उतार सकता है। मतलब इस अथी में कवि
मतलब इस धारावाहिक के माध्यम से कवि ये बताना चाह रहे हैं कि कोई दिखावटे से कोई संपूर्ण आदमी नहीं बन सकता। कवि कहना चाहते हैं कि जो दंड कमंडल चोटी गुथियाना धोती तीरथ और तीर्थ का झूठा भ्रमण नहीं करना चाहिए। अगर आपको मन से शांति चाहिए तो राम नाम के बिना शांति नहीं मिल सकती। अगर मन की शांति चाहिए तो सिर्फ राम नाम लेने से ही आपको मन की शांति मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है, निम्नलिखित पदांशों की व्याख्या करें। यानी दैन्य जरित अपलक नत चितवन अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से बिसन मन, वह अपने धारों में प्रवासिनी, अपने घर में प्रवासिनी। यानी कहा जा रहा है प्रस्तुत पंक्ति भारत शीर्षक कविता से ली गई है। यानी ये जो पंक्ति है किससे ली गई है, तो भारत शीर्षक कविता से। जी हाँ दोस्तों, भारत माता शीर्षक कविता से ली गई है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत है। कवि का कहना है कि भारत माता गांव में निवास करती है। यानी कवि इस क्वेश्चन के माध्यम से बोला जा रहा है कि कवि बोलते हैं कि जो भारत माता सिर्फ गांव में निवास करती है, भारत के लोग गांव में निवास करते हैं। जो भारत के अच्छे लोग होते हैं वो गांव में निवास करते हैं। शहर में तो लोग दिखावटी के लोग रहते हैं। दीनता उनके चेहरों पर जड़ी हुई है, पलकें गिरती नहीं, आंखें और चेहरा झुका हुआ है। होठों पर लंबी अवधि से निःशब्द रुलाई दिखाई पड़ती है। युग युग से चले जा रहे अंधकार के कारण मन विषैला हो गया है। भारत माता अपने घर में ही प्रवासिनी परदेशिनी बनी हुई है। अंग्रेजों के शासन के कारण भारत गुलाम बना हुआ है। मतलब जो बोला जा रहा है ये जो पदांश की व्याख्या करने का मतलब है कि इससे बोला जा रहा है प्रस्तुत पंक्ति भारत माता शीर्षक कविता से ली गई। इसके कवि जो है भारत माता कवि है जो है सुमित्रा नंदन पंत है। कवि का कहना कि भारत माता गांव में ही निवास करती है। भारत के लोग गांव में रहते हैं। दीनता के उनके चेहरे पर जड़ी हुई पलकें गिरती नहीं है, आंखें और चेहरा झुका हुआ, होठों पर लंबी अवधि से निःशब्द रुलाई दिखाई पड़ती है। युग युग से चले आ रहे अंधकार के कारण मन विषैला हो गया। भारत माता अपने घर में ही प्रवासिनी परदेशिनी बनी हुई। अंग्रेजों के शासन के कारण भारत आज गुलाम बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है, निम्नलिखित पदांशों की प्रसंग व्याख्या करें। इसका मतलब है 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नत मस्तक तरुतल निवासिनी। इस पदांश के माध्यम से बोला जा रहा है कि भारत माता ग्राम वासिनी शीर्षक कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि 30 करोड़ संतान यानी 30 करोड़ संतान वस्त्रहीन है। यानी जो बिना वस्त्र के रहते हैं, उनके शरीर पर वस्त्र नहीं है, वे भूखे हैं, उनका पेट आधा खाली है, वे शोषित हैं, उनका शोषण होता है, वे अस्त्र विहीन है, वे मूर्ख हैं, वो सभ्य हैं, वो सभ्य नहीं हुए, वे गरीब हैं, वे धन विहीन है, उनका मस्तक झुका हुआ है, वे पेड़ों के नीचे निवास करते हैं। भारत माता अर्थात भारत के लोगों की दशा दयनीय है। इस पंक्ति के माध्यम से बोला जा रहा है कि 30 करोड़ संतान वस्त्रहीन है, उनके शरीर पर वस्त्र ही नहीं है, वे भूखे हैं, उनका पेट आधा खाली है, वे शोषित है, उनका शोषण होता है, वो अस्त्र विहीन है, वे मूर्ख है, वो सभ्य नहीं है, वे गरीब है, वे धन विहीन है, उनका मस्तक झुका हुआ, वे पेड़ों के नीचे निवास करते हैं। वो भारत माता अर्थात भारत के लोग की दशा दयनीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है, कवि की दृष्टि में आज भारत का तप संयम क्यों सफल है। मतलब बोला जा रहा है कवि की दृष्टि से आज भारत का घोर तप और संयम सफल हुआ। उसने अहिंसा रूपी अमृत के समान अपना दूध पिलाकर भारतीयों के मन के भय को दूर किया। आज भारत अपने तप और संयम के अपने बल अज्ञान के अंधकार और भ्रांतियों के जाल को तोड़ चुका है। भारत इसी तप और संयम के रास्ते चलकर नए नए विकास की मंजिल को छू रहा है। हमारी प्रगति और विकास का आधार शांति, अहिंसा, तप और संयम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है,
बहादुर, किशोर, निर्मला और कथावाचक का चरित्र चित्रण करें। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये आप रट के जाइएगा। ये मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मिस प्रिंट है, बहादुर होगा। ये यहाँ पे बहादुर कहानी में कहानीकार अमरकांत एक नौकर की बहाली के बाद परिवार के लोगों की विरोधी प्रतिक्रियाओं का अभिलेख है। यह मध्यम वर्ग की जानी मानी त्रासदी। चलिए थोड़ा कुछ दिक्कतें आ गई थी, चलिए आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। कहाँ पे थे? क्वेश्चन नंबर 5 पे थे। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा। बहादुर, किशोर, निर्मला और कथावाचक का चरित्र चित्रण करें। बोला जा रहा बहादुर कहानी में कहानीकार अमरकांत एक नौकर की बहाली के बाद परिवार के लोगों की विरोधी प्रतिक्रियाओं का अभिलेख है। यह मध्यम वर्ग की जानी मानी त्रासदी है। नौकर एक अमीरी के प्रतीक में सब लोग रखना चाहते हैं, लेकिन घर में सामंजस्यपूर्ण ढंग से रखना परिवार के कम लोग जानते हैं। कहानी में मझोल शहर के नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर, यहाँ मिसप्रिंट है, बहादुर की कहानी है। एक नेपाली गवई गोरखने की परिवार का नौकरी पसा मुखिया तटस्थ स्वर में बहादुर के आने और अपने स्वच्छंद निश्चल गवाभाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद एक दिन स्वभाव की उसी स्वच्छंदता के शहर हर हृदय में एक कसकती अंतर्व्यवस्था देकर चल जाने की कहानी कहता है। लेखक घर के भीतर और बाहर के यथार्थ को बिना बनाई सावरिया सहज परिपक्व भाषा में पूरी कहानी बयान करता है। हिंदी कहानी में एक नए नायक को यह कहानी प्रतिष्ठित करती है। चलिए अब थोड़ा बहादुर के बारे में जान लेते हैं। बहादुर 12-13 वर्ष की उम्र का ठिगना चकैत शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह का नेपाली था। वह ईमानदारी, निष्ठा एवं समर्पण के भाव से लेखक के घर में नौकर का काम करता था। लेखक उसकी निश्चलता का प्रशंसक था। गत्री निर्मला भी सुखी हो रही थी, लेकिन बेटा किशोर उसकी पिटाई करता था। एक रिश्तेदार ने रुपयों की चोरी का आरोप लगाकर उसे बदनाम कर दिया। निर्मला ने भी चांटे लगा दिए, वह भाग खड़ा हुआ। अब थोड़ा किशोर के बारे में जानते हैं। किशोर, लेखक का बड़ा बेटा किशोर काफ़ी शान शौकत और रोब दाब से रहने का कायल था। उसने बहादुर पर कड़ाई करना प्रारंभ कर दिया। तेल मालिश भी बहादुर से करवाता था। बहादुर में गलती होने पर गर्जन तर्जन लगने लगता, उसे बड़ी बड़ी गालियां देने लगता था। किशोर ने बहादुर की डंडे से पिटाई भी। किशोर बहादुर को सुअर का बच्चा भी कहता था। यानी चलिए अब थोड़ा निर्मला के बारे में जानते हैं। निर्मला लेखक की पत्नी थी। निर्मला ने बहादुर को कुछ व्यवहारिक उपदेश दिए। मोहल्ले के लोगों से दूर रहने का निर्मला ने बहुत ही उदारता पूर्वक नौकर के नाम से दिल शब्द उड़ा दिए। दिल बहादुर अब बहादुर हो गया। बहादुर को वह नाश्ता कराती, कहती, मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को जलाती भुनाती हूँ, मैं तो नौकर को बच्चे की तरह रखती हूँ। निर्मला ने बहादुर को एक दरी दे दी थी। बहादुर की वजह से घर भर को खूब आराम मिला। पहले निर्मला बहादुर को रोटियां बनाकर देती थी, अब बाद में उसी से ही बनाने के लिए कहा। किशोर और निर्मला बहादुर की पिटाई भी करते थे। निर्मला के चांटे के बाद बहादुर भाग गया। निर्मला को अंत में पछतावा हुआ। कथावाचक लेखक ही है। पूरी कहानी में लेखक निष्पक्ष और निर्लिप्त है। वह बिना लाग लपेट, सुधार, संशोधन और संकोच तटस्थ है। बहादुर उससे निसंकोच होकर बातें करता। बहादुर लेखक की तरह मुंह झुकाकर मुस्काने लगता था। बहादुर कहता, बाप जी बहन जी का एक सहेली आया था, बाबूजी सिनेमा गया था। बहादुर की हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। कथावाचक लेखक से बहादुर बात करना चाहता, पर लेखक गंभीर भी हो जाता। लेखक कथा में निस्संग व्यक्तित्व लेकर प्रकट हुआ।
चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हाँ दोस्तों, अगर इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे लिखिएगा CP स्टडी। जी हाँ दोस्तों, CP स्टडी है। नहीं तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे आपको PDF मिल जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।